दोस्तों, क्या पश्चिम एशिया में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि भारत को अब खुलकर पक्ष लेना पड़ रहा है? और क्या इजराइल ने एक और बड़ा प्रहार करके पूरे क्षेत्र में नई आग लगा दी है? और पाकिस्तान एक साथ भारत को युद्ध की धमकी भी दे रहा है और खुद अंदर से कमजोर भी हो रहा है? और क्यों चीन चुपचाप ईरान के साथ मिसाइल गेम खेल रहा है? आज काफी सारी ऐसी अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिटेल में नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है पश्चिम एशिया से, जहां हाल ही में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। ईरान ने यूएई पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। रिपोर्ट्स के अनुसार दुबई सहित कुछ अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह कार्रवाई कथित तौर पर यूएस इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ की गई गतिविधियों के जवाब में थी। यानी यह सिर्फ दो देशों के बीच टकराव नहीं था, यह एक बड़े क्षेत्रीय समीकरण का हिस्सा था। अब ऐसे समय में भारत की स्थिति क्या रही? यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत इस हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने सीधे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फोन पर बात की। लेकिन ये केवल औपचारिक संवेदना नहीं थी। मोदी ने यूएई सरकार को वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए धन्यवाद भी दिया। और यह धन्यवाद यूं ही नहीं था। यूएई में 30 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। वहां की अर्थव्यवस्था, निर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, हर जगह भारतीय समुदाय की मजबूत उपस्थिति है। इसलिए यूएई की स्थिरता भारत के लिए केवल कूटनीतिक मुद्दा नहीं, प्रत्यक्ष राष्ट्रीय हित का प्रश्न है। और भारत यूएई संबंध भी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। एनर्जी सुरक्षा, डिफेंस कोऑपरेशन, I2U2 ग्रुपिंग और एक व्यापक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यह रिश्ता बहुस्तरीय है। लेकिन तस्वीर का दूसरा हिस्सा भी है। भारत के ईरान के साथ भी महत्वपूर्ण संबंध हैं। चाबहार पोर्ट परियोजना, ऊर्जा आयात और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की रणनीति, ये सब भारत की दीर्घकालिक योजनाओं का हिस्सा हैं। भारत ने सार्वजनिक रूप से यूएई के साथ खड़े होने का संकेत दिया, लेकिन साथ ही ईरान को पूरी तरह अलग भी नहीं किया। न कोई उग्र बयान, न कोई पुल तोड़ने वाली प्रतिक्रिया। यही संतुलन आज की भारतीय विदेश नीति की पहचान है, जहां भावनाओं से ज्यादा राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी जाती है। और जब पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है तो उसका असर केवल एक सीमा तक सीमित नहीं रहता। यह तनाव धीरे धीरे इजराइल लेबनान मोर्चे तक भी पहुंचता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, इजराइल ने एक बार फिर दिखा दिया है कि उसकी सैन्य रणनीति सिर्फ जवाब देने तक सीमित नहीं है, वह सीधे स्रोत पर प्रहार करती है। दरअसल इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने घोषणा की कि बेरूत में एक प्रिसिजन स्ट्राइक के जरिए हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस प्रमुख हसन माकलाद को मार गिराया गया है। यानी हमला किसी सामान्य कमांडर पर नहीं, बल्कि उस व्यक्ति पर था जो सूचनाओं, नेटवर्क और रणनीतिक योजना का केंद्र माना जाता था। यह साधारण कार्रवाई नहीं थी, क्योंकि जब किसी संगठन के इंटेलिजेंस प्रमुख को निशाना बनाया जाता है तो इसका मतलब है उसकी सोच और योजना तंत्र पर हमला। हिजबुल्लाह, जिसे ईरान का खुला समर्थन प्राप्त है, काफी समय से इजराइल की उत्तरी सीमा पर दबाव बना रहा था। रॉकेट, ड्रोन और सीमा पार तनाव स्थिति पहले ही संवेदनशील थी, लेकिन इस बार इजराइल ने सीमा पर जवाब देने के बजाय सीधे नेतृत्व संरचना पर प्रहार किया है। यही इस कार्रवाई का असली संदेश है। यह सिर्फ टैक्टिकल जीत नहीं है, यह संकेत है हम सिर्फ आपके लड़ाकों को नहीं, आपके निर्णय लेने वालों को भी निशाना बना सकते हैं। लेकिन मध्य पूर्व की राजनीति में हर प्रिसिजन स्ट्राइक का जवाब आता है। हिजबुल्लाह पहले ही बदला लेने की चेतावनी दे चुका है। और जब इजराइल और ईरान समर्थित नेटवर्क आमने सामने आते हैं तो तनाव सिर्फ लेबनान या गाजा तक सीमित नहीं रहता, पूरा गल्फ क्षेत्र अस्थिर हो सकता है। अब यही अस्थिरता भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भारत की बड़ी ऊर्जा आपूर्ति इसी क्षेत्र से आती है। लाखों प्रवासी भारतीय यहाँ काम करते हैं और व्यापारिक मार्ग भी यहीं से गुजरते हैं। यानी अगर तनाव बढ़ता है तो उसका असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था और रणनीतिक संतुलन पर पड़ सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, जब पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ रहा हो और भारत सावधानी से संतुलन साधने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा हो, ठीक उसी समय पाकिस्तान की तरफ से एक तीखा राजनीतिक बयान सामने आता है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी संयुक्त संसद को संबोधित कर रहे थे। भाषण घरेलू मुद्दों से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसका केंद्र भारत पर आ गया। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि भारत एक और युद्ध की तैयारी कर रहा है। उनके शब्दों में, भारत के नेता युद्ध का माहौल बना रहे हैं और ये खतरनाक साहसिकता है। ये बयान अपने आप में गंभीर था, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जरदारी ने भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के कदम पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे हाइड्रो टेररिज्म कहा, यानी पानी को हथियार बनाने की रणनीति। उनका आरोप था कि भारत पानी के प्रवाह को राजनीतिक दबाव के साधन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब यहाँ रुककर संदर्भ समझना जरूरी है। सिंधु जल संधि 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई थी। दो परमाणु शक्तियों के बीच ये समझौता दशकों तक कायम रहा, यहाँ तक कि युद्धों के दौरान भी। यानी ये सिर्फ एक जल समझौता नहीं था, ये भरोसे का न्यूनतम
ढांचा था। ऐसे में जब पाकिस्तान इसे हाइड्रो टेररिज्म कहता है तो ये केवल कानूनी असहमति नहीं रहती, ये नैरेटिव एस्केलेशन बन जाती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसी भाषण में जरदारी ने शांति की भी बात की। उन्होंने कहा कि बातचीत ही दक्षिण एशिया की स्थिरता का एकमात्र रास्ता है, यानी एक तरफ कड़ा आरोप, दूसरी तरफ संवाद की अपील। तो सवाल उठता है, ये वास्तविक चेतावनी है या घरेलू राजनीति के लिए मजबूत शब्दों का इस्तेमाल? क्योंकि जमीनी हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान इस समय आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। भाषण के दौरान संसद के अंदर विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की, इमरान खान की रिहाई की मांग उठी, मतलब अंदरूनी राजनीतिक विभाजन स्पष्ट दिखाई दे रहा था। और इतिहास बताता है, जब आंतरिक दबाव बढ़ता है तो बाहरी मुद्दे अक्सर अधिक आक्रामक तरीके से उठाए जाते हैं। भारत के लिए इसका संदेश क्या है? बयानबाजी पर प्रतिक्रिया देने से पहले ग्राउंड रियलिटी को देखना जरूरी है, और वही ग्राउंड रियलिटी अगले अपडेट में सामने आती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, जब पाकिस्तान भारत पर आरोपों की बौछार कर रहा था, उसी समय उसकी अपनी पश्चिमी सीमा पर हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। बयान पूर्व की ओर थे, लेकिन आग पश्चिम में जल रही थी। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने एक साथ 37 समन्वित हमले किए। ये कोई बिखरे हुए हमले नहीं थे, ये एक योजनाबद्ध अभियान था। हमले खैबर पख्तूनख्वा के 9 जिलों में फैले हुए थे। खैबर, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, बाजौर, मोहम्मद, डेरा इस्माइल खान, टैंक, लक्की मरवात और बन्नू, यानी पूरा पश्चिमी बेल्ट अस्थिरता की चपेट में था। कम से कम 11 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए, कई घायल हुए। और हमलों का तरीका साफ बताता है कि ये सिर्फ चेतावनी नहीं थी, यानी क्लासिक गुरिल्ला पैटर्न, तेज हमला, सीमित समय, अधिकतम मनोवैज्ञानिक प्रभाव। इस अभियान का नाम रखा गया अल खंडाक। ये नाम इस्लामी इतिहास की बैटल ऑफ द ट्रेंच से लिया गया है। जिहादी संगठनों के लिए ये प्रतीक होता है रक्षात्मक लेकिन वैचारिक युद्ध का। अब सवाल उठता है, ये अचानक एस्केलेशन क्यों? रिपोर्ट्स के अनुसार TTP ने इसे पाकिस्तान की हालिया अफगानिस्तान सीमा पार कार्रवाई का जवाब बताया है, यानी पाकिस्तान ने सीमा पार दबाव बनाया और बदले में अपनी ही सीमा के भीतर जवाब मिला। अब पूरी तस्वीर देखिए। एक तरफ पाकिस्तान भारत पर युद्ध की तैयारी के आरोप लगा रहा है, दूसरी तरफ उसकी पश्चिमी सीमा पर एक संगठित बहुजिला आतंकी अभियान चल रहा है। ये सिर्फ सुरक्षा चुनौती नहीं है, ये 2 फ्रंट दबाव है। और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब पाकिस्तान पहले से आर्थिक संकट में है। विदेशी मुद्रा भंडार सीमित, IMF की कठोर शर्तें लागू, वित्तीय गुंजाइश कम। अब अगर खैबर पख्तूनख्वा में हिंसा लगातार बढ़ती है तो सेना के संसाधन विभाजित होंगे, सुरक्षा बजट और दबाव में आएगा, आंतरिक स्थिरता और कमजोर होगी। ऐसे में भारत के लिए इसका क्या अर्थ है? सबसे पहले, पाकिस्तान की बयानबाजी को व्यापक संदर्भ में देखना जरूरी है। दूसरा, पश्चिमी सीमा की अस्थिरता अक्सर रणनीतिक विचलन पैदा करती है। तीसरा, क्षेत्रीय अस्थिरता का असर सीमाओं से बाहर जाता है। इतिहास एक पैटर्न दिखाता है, जब किसी देश के भीतर अस्थिरता बढ़ती है तो वो या तो इनवर्ड कोलैप्स की ओर जाता है या आउटवर्ड डिस्ट्रैक्शन की ओर। इसलिए भारत के लिए प्रतिक्रिया नहीं, रणनीति जरूरी है। शांत रहना, सतर्क रहना और हर कदम सोच समझकर उठाना, क्योंकि असली शक्ति शोर में नहीं, संतुलन में होती है। अगर आपको लगता है कि ऐसा डिटेल्ड, कनेक्टेड और भारत केंद्रित विश्लेषण जरूरी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स बदल रही है और भारत उसका केंद्र बनता जा रहा है।